सुहाना केवट परिवार में ब्याह कराई थी। उसकी ससुराल में सास पुष्पा, ननद शीला, पति राजू और ससुर देवांग थे। सभी बहुत ही मेल मिलाप से रहते थे। सुहाना का बचपन से ही एक सपना था, मास्टर शेफ में जाने का। वो मास्टर शेफ तो नहीं बन पाई, लेकिन किचन शेफ बनने की तैयारी अभी भी जारी है। सुबह सुबह सुहाना किचन में रेसिपी बुक पढ़कर नाश्ता बना रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। और कितना समय लगेगा बहू नाश्ता तैयार होने में? बस माँ जी 20 मिनट और फिर तैयार। अच्छा ठीक है। अरे ये घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? वो माँ जी रेसिपी बुक में लिखा था कि 1 घंटा फ्रिज में रखो और फिर इस घोल से अपनी मनपसंद चीज बनाओ। दयाल बुद्धि कहाँ तक चलती, यही करेगी ना। घोल को 1 घंटा फ्रिज में रखने को कहा था, अब मंदिर का घंटा नहीं। ओ माँ जी अब तो हो गई गलती से मिस्टेक। चलो कोई ना, आप टेबल पर बैठो, 2 मिनट में दनादन नाश्ता तैयार। फिर सुहाना जल्दी से नाश्ता बनाकर सबको सर्व करती है। वाह भाभी, आज आपने मैगी बनाई है, ये तो मेरी फेवरेट है। भाभी हूँ तुम्हारी, अब तुम्हारी पसंद का ख्याल तो रखना ही होगा ना। और जब शीला मैगी खाती है, छी ये क्या है? मैगी का टेस्ट रूह अफ़ज़ा जैसा क्यों लग रहा है? टेस्टी नहीं है क्या? ये है रूह अफ़ज़ा मैगी, मैंने पहली बार बनाई है। कैसी है? बहू तो पागल हो गई है। मैगी में रूह अफ़ज़ा कौन डालता है? माँ जी आप ही तो कहती हो कि कुछ नया नहीं बनाती। अब इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है तो उस पे भी प्रॉब्लम। आई नो मैं मास्टर शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन किचन शेफ तो हूँ ना। खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। आप ही खा लो इसे, हम स्विगी कर लेंगे। फिर शीला खुद के लिए और बाकी घर वालों के लिए स्विगी से अच्छा सा नाश्ता ऑर्डर करती है। वहीं दोपहर में, बहू लंच में कुछ स्पाइसी और टेस्टी सा बना ला, और हाँ कोई गड़बड़ ना करना इस बार। ठीक है माँ जी। वहीं किचन में माँ जी ने कहा था कि उन्हें कुछ स्पाइसी खाने का मन है, क्यों ना मैं आज उन्हें स्पाइसी सी चटाकेदार रोटी बनाकर खिलाऊं। फिर सुहाना किचन रैक से ढेर सारी झोलो चिप्स निकालती है और उसे मिक्सी में पीसकर आटे में मिला देती है। अब बनेगा तीखा टेस्टी स्पाइसी रोटी, और फिर माँ जी मुझे शाबाशी देंगी। वहीं खाने के समय, माँ जी आपने जैसा कहा था ना, मैंने वैसा ही खाना बनाया है, खा के बताओ कैसा बना है। बहुत ने खाना है क्या? क्या मिला है? ये तो मेरे से भी ज्यादा तीखा है। माँ जी ये जोलो रोटी है। अरे पानी दे कलमुई, जान निकल रही है। इसे खा के पानी नहीं पीते, नहीं तो ज्यादा तीखा लगेगा। अरे मर गई रे बात, आज तो ये मुझे मार कर ही रहेगी। वहीं जोलो चिप्स के कारण सुहाना की सास का बुरा हाल था, और जैसे तैसे उनके मुंह में होने वाली जलन थोड़ी ही देर में कम होती है। पुष्पा नाम सुन के फूल को भी समझी क्या? सास हूँ तेरी, या उल्टे सीधे कांड करना छोड़ दे वरना फायर कर दूंगी। फिर मायके में रोते बैठना। सासू माँ पहले तो खुद ही कहा कि तीखा खाना है, अब तीखा दिया तो गुस्सा कर रही हो। इट्स नॉट फेयर। ऐसा तीखा कौन बनाता है रे? तू खा के देख जरा। सॉरी मम्मी जी, मैंने बस आपके लिए बनाया था ये, और मैं आपका झूठा तो नहीं खा सकती ना। वहीं शाम को, सुहाना क्या बना रही हो खाने में? दाल चावल सब्जी रोटी। यार मुझे ना रसगुल्ला खाने का मन था। बस इतनी सी बात, लो मैं वो भी बना दूंगी बस। थैंक यू माय लवली बेबी। ये लवली कौन है? अरे लवली मतलब प्यारी बेबी। अब ठीक है, अगर पता भी चला ना कि आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई और लवली है तो खून खून कर उसका भरता बना दूंगी। हाँ। अरे गुस्सा मत हो, रसगुल्ला तो बनाओगी ना? पति देव की आज्ञा सर आंखों पर। वहीं किचन में, ये रसगुल्ला हमेशा मीठा ही क्यों होता है? यार लोगों को चीनी ही इतनी पसंद क्यों आती है? आज मैं पति देव को नए तरह के रसगुल्ले बनाकर खिलाऊंगी, जिसे खाकर तो वो मेरी तारीफों की पोल बांधते ही नहीं थकेंगे। फिर सुहाना रात के डेजर्ट के लिए नमकीन रसगुल्ला बनाती है। खाने के बाद, बहू मायके जाना है क्या? नहीं तो ससुर जी। भाभी मेरी जींस चाहिए क्या आपको? मैं सूट पहनती हूँ, वही गनीमत है ननद जी, जींस कहाँ पहनूंगी। बहू अगर तुझे मेरा खानदानी हार चाहिए तो पहले ही बता दे रही हूँ, जीते जी तो नहीं दूंगी उसे तुझे। अरे आप सबको हो क्या गया है, और क्यों कह रहे हो ये सब? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मान लगता है भाभी का किचन एक्सपेरिमेंट भूत उतर गया है। उतर जाए वही अच्छा है, इसी बहाने रोजाना अच्छा खाना तो मिलेगा।
क्या खुसुर पुसुर चल रही है आप लोगों की? अरे कुछ नहीं, तुमने तो आज रसगुल्ले भी बनाए है ना सुहाना, ला के आओ ना सबके लिए। रसगुल्ले? सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जब खाना इतना अच्छा था तो रसगुल्ला खा के तो मजा ही आ जाएगा। मेरी बीवी ने जो बनाया है। अब तारीफों की पुल मत बांधिए, रसगुल्ला खाकर बताइए कैसा बना है। देखकर ही इतना स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर सभी रसगुल्ला खाते हैं और उसे तुरंत थूक देते हैं। छी, ये क्या था? क्या? बहू, तेरा दिमाग खराब है क्या? नमकीन रसगुल्ला कौन बनाता है? पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। माँ जी, मीठा रसगुल्ला तो सब बनाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना खाने के बाद कुछ नमकीन हो जाए। बहू तुम मत सोचा करो, देखो बिना सोचे समझे कितना टेस्टी खाना बनाया था। ऐसे ही खाना बना दो बस। हाँ, और कुछ ऐसा वैसा ना बनाओ कि खाने को भी शर्म आ जाए कि मैं क्यों बन गया। कैसी बात करती हो जी, खाना कोई नई दुल्हन थोड़ी ना है जो शर्म आएगा। बहू, तू तो नई दुल्हन है ना, तू जरा शर्म कर और ढंग का खाना बना। खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर। तभी सुहाना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन संडे था, जिस कारण सभी देर रात तक जागकर मूवी देख रहे थे। सुहाना, पॉपकॉर्न लेकर आओ ना। हाँ भाभी, ऐसे रूखे सूखे मूवी देखने में मजा नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। बहू, टेस्टी सा पॉपकॉर्न बनाना। हाँ माँ जी, ऐसा पॉपकॉर्न बनाऊंगी कि खाते नहीं थकोगे आप। बहू, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आना। जी पापा जी। मॉल में मूवी के लिए जाओ तो कितने वैरायटीज के पॉपकॉर्न्स रहते हैं, क्यों ना आज मैं सबको अलग अलग वैरायटी के पॉपकॉर्न खिलाऊं। अरे, इस स्प्राइट का तो फिज ही निकल गया है, इसका क्या करूं? आइडिया, आज सबको स्प्राइट पॉपकॉर्न खिलाती हूँ, सब खुशी से पागल हो जाएंगे। फिर सुहाना स्प्राइट पॉपकॉर्न बनाती है। ये क्या, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं, बस इतनी सी स्प्राइट है बिना फिज वाली। एक काम करती हूँ, इसमें इनो मिला देती हूँ, फिज की फिज और गैस की समस्या भी दूर। फिर सुहाना स्प्राइट में इनो मिलाकर कोल्ड ड्रिंक बनाती है और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर सबके पास पहुंचती है। आज मैंने स्पेशल तरीके के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक बनाया है, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा है। वाह, लगता है मेरी बीवी आज मास्टर शेफ बनकर ही रहेगी। बहू, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? माँ, माना कि भाभी हमेशा खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं कि रात को हमारे साथ मजाक करेंगी, है ना भाभी? चलो अब मूवी के साथ पॉपकॉर्न का आनंद उठाते हैं। खाओ खाओ, मुझे इस कालमुही पर जरा भी यकीन नहीं है। वहीं सब पॉपकॉर्न खाना शुरू करते हैं। ये क्या बना दिया इसने? यक, इतना बकवास पॉपकॉर्न तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। इतनी तारीफ किया हूँ, कुछ बोलूंगा तो सब मेरा ही मजाक बनाएंगे। पॉकेट में माँ से बगावत करके भाभी की तारीफ करती। इनका बस चले तो खाने में जहर मिलाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती। इसी तरह ससुर का भी बुरा हाल था और सभी बिना कुछ बोले गैर मन से स्प्राइट वाला पॉपकॉर्न खा रहे थे। वहीं पुष्पा जी सभी का चेहरा देखकर उनका हाल समझ चुकी थी। आप लोगों को पॉपकॉर्न इतना पसंद आया, बहू इन्हें और पॉपकॉर्न ला के दे जरा, देख तो सही कितनी खुशी से खा रहे हैं। हाँ, अभी लाई, मैंने ना ढेर सारे बनाए हैं, लीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक तो पीजिए, ये भी बहुत मस्त है। वहीं कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट तो पॉपकॉर्न से भी बेकार था, जिस कारण सभी को दस्त लग जाती है। सुहाना, क्या मिलाया है तुमने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक में? तुम्हारी वजह से हमारी हालत खराब हो गई। मैं तो सोची कि आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन आप सबका पाचन ही खराब है, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न ही नहीं पच पाए। वैसे मैंने ना स्पेशल स्प्राइट पॉपकॉर्न और इनो कोल्ड ड्रिंक बनाई थी। ये सुनकर तो सभी सर पर हाथ रख लेते हैं। बहू, अब बहुत हुआ खाने के साथ मजाक। अब तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हम सबको और परेशानी झेलनी पड़े। देख, सबकी हालत खराब हो गई तेरे कल के एक्सपेरिमेंट के कारण। वहीं सुहाना को सास और बाकी घर वालों से बहुत डांट पड़ती है, लेकिन उस पे कहाँ किसी बात का असर पड़ने वाला था। वो तो अपने मन की मालिक थी। फिर शाम के समय, बहू हम सब के लिए रेड लेबल चाय तो बना दे। माँ, भाभी को मत बोलो, वरना क्या पता कोई और एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाए। अरे नहीं, अब नहीं करेगी वो ऐसा कुछ भी, उसे ऑलरेडी बहुत डांट पड़ी है आज सुबह ही। वहीं सुहाना किचन में, पहले तो माँ जी खुद ही उल्टा पुल्टा कहती हैं, बाद में मुझे कहेंगी कि मेरी गलती है। अब रेड लेबल चाय मांगा है तो देना तो पड़ेगा ही। एक काम करती हूँ, तुलसी और अश्वगंधा भी डाल देती हूँ, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा, स्मेल भी अच्छी आएगी। फिर सुहाना चाय बनाकर सबको देती है, लेकिन ये क्या, चाय पीते ही सबको नशा चढ़ जाता है, जिसके बाद सभी घर में बहुत हंगामे करने लगते हैं। बहू तू
सुहाना तू इस घर में रहने लायक नहीं। इतना बुरा खाना कौन बनाता है? खुद तो बनाकर खुद खाती नहीं, हमें बलि का बकरा बना दिया। हाँ चलो ना, अब हम दोनों ना पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोलेंगे और फंडिंग भाभी के गहने बेच कर करेंगे। फिर भाभी कंगाल हो जाएंगी। कंगाल कैसे? वो तो माला माल हो जाएगी ना रेस्टोरेंट से। अरे भैया शेफ तो भाभी ही रहेगी ना। इस तरह सभी नशे में उल्टी सीधी बातें करके सुहाना का खूब मजाक उड़ाते हैं। वहीं सब नशे की हालत में कोई यहाँ पड़ा तो कोई वहाँ पड़ा और सुहाना सभी को संभालने में लगी रहती है। सबका नशा उतरने के बाद बहू बस अब बहुत हुआ, तू अब अपने मायके में ही जाके अपने ये फूड एक्सपेरिमेंट्स किया कर। अब हम तुझे और नहीं झेल सकते। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे ये उल्टे सीधे फूड एक्सपेरिमेंट्स के कारण आप सभी को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। वैसे माँ ने तुम्हें रेड लेबल चाय बनाने को कहा था, तो तुमने कौन सी चाय बनाई थी कि हमें इतना ज्यादा नशा चढ़ गया कि हम डायरेक्ट सुबह ही होश में आए? रेड लेबल। ये देखकर सभी आश्चर्य से सुहाना को देखने लगते हैं। आश्चर्य क्यों हो रहा है आप सबको? मैं कह रही हूँ ना, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। फिर सभी उसे माफ कर देते हैं। उषा के 2 बेटे थे, ऋषभ और सुनील। ऋषभ उसका सौतेला बेटा था। उषा हमेशा ही अपने सगे बेटे सुनील को ज्यादा प्यार करती थी। सुनील की शादी हो चुकी थी और ऋषभ की शादी भी निशा नाम की लड़की से हो जाती है। उषा सुनील की पत्नी कीर्ति को ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी बहू कीर्ति के लिए साड़ी ले आती है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। कल पड़ोस की शादी में जाना है ना, तुम यही पहन कर चलना। तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है। अरे माँ, तुम निशा के लिए साड़ी नहीं लाई? वो भी तो कल शादी में जाएगी ना? हाँ वो भी जाएगी, पर उसके पास तो काफी साड़ी होंगी ना। अभी अभी तो शादी हुई है तुम दोनों की, तो उसी में से कोई पहन लेगी वो। ऋषभ ये सुनकर उदास हो जाता है। तब निशा कहती है, आप उदास क्यों होते हो जी? सही तो कह रही हैं मम्मी जी, मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं और सारी की सारी नई हैं। मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। वो बात नहीं है निशा, माँ मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार करती ही थी, पर मुझे लगता था कि मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, पर आज उन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ऋषभ उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ऋषभ को उदास देखकर निशा को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन उषा सुनील को कुछ पैसे दे रही होती है। ले बेटा सुनील, ये कुछ पैसे रख ले और बहू को कहीं घुमा लिया। जी मम्मी जी। सुनील वहां से चला जाता है। मम्मी जी, आपने इन्हें तो कभी पैसे नहीं दिए, ऐसा सौतेला व्यवहार आप क्यों करती हैं? बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? कोई ऐसे सवाल करता है कि अपनी सासू से? सास? अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, आपने तो मुझे अपनी बहू माना ही नहीं। हमेशा कीर्ति भाभी के लिए ही सब कुछ लाती हैं। मुझे तो आज तक आपने कुछ दिया ही नहीं। क्या मैं जानती नहीं कि आप ऐसा क्यों करती हैं? देख निशा, तू अपना काम कर समझी, मेरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। निशा, माँ से ऐसे बात नहीं करते, तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। निशा अपने कमरे में चली जाती है और ऋषभ भी वहां आ जाता है। निशा, तुमने माँ से क्यों झगड़ा किया? क्योंकि आप तो कुछ कहते ही नहीं, बस चुपचाप सहते रहते हैं। किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। कोई बात नहीं निशा, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। निशा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां कीर्ति आ जाती है। निशा, तुम मार्केट से ये सामान ले आओ। मैं क्यों जाऊं? आप भी तो जा सकती हो ना। दिख नहीं रहा कि मैं खाना बना रही हूँ? हाँ तो क्या हुआ, खाना बनाने के बाद चली जाना। हाँ, खाना भी मैं ही पकाऊं, बाजार जाकर सामान भी मैं ही ले आऊं। खुद तो कुछ करोगी नहीं, है ना? ओहो, जुबान तो देखो कैसे चल रही है।
सुनो, तुम अभी आई हो इस घर में, तमीज में रहो, वरना सासू माँ से कहकर मायके भिजवा दूंगी तुम्हें। हाँ। ओह, हाथ लगाकर दिखाओ मुझे, देख लूंगी। बहुत मनमानी हो गई तुम दोनों की, समझी? निशा लिस्ट कीर्ति के ऊपर फेंक देती है। कीर्ति निशा को मारने आती है तो निशा उसका हाथ मोड़ देती है। मर गई रे, छोड़ मेरा हाथ। आज के बाद मुझसे कोई बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। कीर्ति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस निशा चुड़ैल ने मेरा हाथ मोड़ दिया, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे कैसी बेकार की बातें कर रही हो? अरे निकालना ही है तो ऋषभ और निशा को निकालेंगे। नहीं, मुझे अलग घर चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए, हम दोनों इस घर से जल्द जाएंगे। आप नए घर का इंतजाम कीजिए बस, मैं इन दोनों के साथ ज्यादा नहीं रह सकती। हाँ, वैसे मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था। अच्छा हुआ तुमने कह दिया, मैं माँ को भी बता देता हूँ। माँ, वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ जाकर? मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं, बस हम दोनों ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, इस सब झमेले से दूर। अरे पर माँ को यहाँ छोड़कर इस तरह से जाना ठीक नहीं रहेगा कीर्ति। वैसे वो तुम्हें कितना प्यार भी तो करती हैं। नाम का ख्याल रखती है, क्योंकि तुम सगे बेटे हो ना, इसलिए। तुम अगर सौतेले होते तो मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक करती जैसे अभी तुम्हारे सौतेले भाई और उसकी पत्नी से करती है। अरे पर फिर भी कुछ भी नहीं। देखो, या तो हम दोनों इस घर से कहीं दूर जाएंगे या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। सुनील अपनी माँ से बात करने आता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कीर्ति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। कब शिफ्ट होना है हमें? मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। अब नहीं माँ, मैं और कीर्ति ही जाएंगे बस। आप तो यहीं रहो, ये पुश्तैनी घर भी है ना आपका। अरे बेटा, तू तो मेरा सगा बेटा है, तू ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे अपने साथ ले जा बेटा। तभी वहाँ कीर्ति आ जाती है। अरे माँ, आपको पता भी है कि किराए के घर में कितना खर्चा होता है, और अगर आपको भी लेकर गए तो और खर्चा होगा। आप तो बस यहीं रहो इसी घर में। कोई बात नहीं सुनील, तुम लोग चले जाओ, माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ, हम माँ का ख्याल रखेंगे, तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो। निशा को ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो मन ही मन सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मम्मी जी को पता चलेगा बड़ा सगा और सौतेला करती रहती थी। सगा बेटा तो जा रहा है छोड़कर, अब आएगी इन्हें अकल, और नहीं आई तो मैं ला कर रहूंगी। श्रीवास्तव मौसी का जब बेटा हुआ था, उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपने बेटे के लिए सबसे सुंदर लड़की का हाथ मांग कर लाएंगी। श्रीवास्तव मौसी को भी बचपन से हीरोइन बन के रहने का बड़ा शौक था, तो बहू भी उनको हीरोइन जैसी ही चाहिए थी। एक दिन उन्होंने मिस गाजियाबाद डिम्पल से उसकी शादी करवा दी। यहाँ बस एक ही दिक्कत थी, डिम्पल को फेस मास्क बनाना तो आता था, पर आटा गूंथना नहीं आता था। बातें तो पक्की पक्की करती थी, पर रोटियां कच्ची पक्की बनाती थी। कमला बहन, मानना पड़ेगा, आप शहर की सबसे सुंदर लड़की को ब्याह कर ले आई है अपने बेटे के लिए। अब इसमें हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। जी जी, तो क्या क्या कर लेती है आपकी बहू? सब कुछ। जाओ बेटा डिम्पल, शर्मा जी के लिए थोड़ा नाश्ता पानी बना लाओ। डिम्पल नजदीक जाकर श्रीवास्तव मौसी के कान में फुसफुसाती है। मम्मी जी, नाश्ता बनाना तो नहीं आता, सिर्फ पानी ले आओ। अरे बेटा, तुझे देखने कितने लोग आए हैं, इन सबको पानी पिलाने का ही इरादा है क्या? सुंदर हूँ इसलिए देखने आए हैं। क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, कुछ मत कर, खाना बनाना सीख ले बस। श्रीवास्तव मौसी के लिस्ट में सुंदरता सबसे ऊपर आती थी और उन्हें उसी का फल मिला। उनके बेटे अशोक ने एक दिन माँ से शिकायत की। माँ, कैसी बहू ढूंढ कर लाई हो,
मैं शाम को थक हार कर घर लौटता हूँ तो मुझे कहती है, आज पेडिक्योर करना है, करवा दोगे? अरे जबकि दिन भर काम करके पाँव मेरे थके थे। अरे बेटा ठीक है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे क्या सीख जाएगी माँ, उससे कुछ भी नहीं आता। हफ्ते भर का शेड्यूल बना लिया है उसने, पेडिक्योर, हेड मसाज, मुल्तानी मिट्टी का ये वो, अरे पता नहीं क्या क्या। अरे मुझे तो नाम भी नहीं आते। देख बेटा, खाना बनाना, सब्जी काटना, ये सब सीखा जा सकता है, पर सुंदरता नहीं सीखी जा सकती। इतनी सुंदर बहू मिली है, फिर भी तू खुश नहीं है। कैसा बेटा है तू? श्रीवास्तव मौसी का मानना था कि समय रहते बहू सब सीख जाएगी, पर मिस गाजियाबाद से शादी कराने के बाद घर का जो नाम हुआ है वो जरूरी है। अरे सबकी बहू खाना बना लेती है, हमारे घर में तो काम वाली दीदी भी है, पर हमारे घर में जितनी सुंदर बहू है ना, उतनी किसी के घर में नहीं। ऐसा श्रीवास्तव मौसी सबको कहती रहती। फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। डिम्पल को पिंपल हो गया। डिम्पल घर में छुपी बैठी थी, पर ऐसी खबर छिपती कहाँ है। शर्मा जी घर में अपने बेटी की शादी का न्योता देने आए तो उन्होंने पूछ लिया, अरे आज आपकी बहू नहीं दिख रही? हाँ, वो ना थोड़ा काम में बिजी है, आती ही होगी। और इतने में डिम्पल सही में किसी काम से वहां आ जाती है। बस शर्मा जी की नज़र पड़ जाती है डिम्पल के पिंपल पर, जो उन्हें चांद पे दाग जैसा लगता है। पूरे शहर में बात फैल जाती है कि डिम्पल को पिंपल हो गया है। ये दिक्कत काफ़ी गंभीर थी और श्रीवास्तव मौसी को पता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्होंने जो हासिल किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने फट से डिम्पल को अपने कमरे में बुलाया। अरे बेटा, शर्मा जी के बेटे की शादी 1 हफ्ते में ही है, हमें उससे पहले ही तुझे वापस सुंदर बनाना पड़ेगा। तू बता, तुझे मेकअप के लिए क्या क्या चाहिए? डिम्पल की दी गई लिस्ट का सामान श्रीवास्तव मौसी शाम को ही ले आती है और उसके बाद शुरू होता है डिम्पल का मेकओवर। 1 हफ्ते में सारे क्रीम्स पाउडर टेस्ट हो चुके हैं और डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी रेडी हो जाते हैं शर्मा जी के बेटे की शादी के लिए। शादी के दिन डिम्पल बहुत सुंदर लग रही थी। श्रीवास्तव मौसी को उम्मीद थी कि बस अब तो हर जगह वो और डिम्पल ही छाए रहेंगे, चाहे शादी किसी की भी हो। पर जब वो शादी में पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर शर्मा जी लोगों का स्वागत करते मिलते हैं। अरे कमला जी, सही समय पर आई हैं, आप ही का इंतजार था। हमने भी हमारे बेटे के लिए मिस अहमदाबाद ढूंढी है। डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं शर्मा जी की बहू को देखकर। वो तो डिम्पल से भी ज्यादा सुंदर थी। क्यों, हमने भी अच्छी बहू ढूंढी है ना? हाँ शर्मा जी, बाकी आजकल के ज़माने में सुंदरता से क्या होता है भाई। देखो, बूढ़े तो सब होते हैं, मैं तो मानती हूँ कि बस रोटियां गोल बना दे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सुंदरता का क्या है, ढल जाती है, पर गुण वो हमेशा रहते हैं। अरे बाबा, इतना बड़ा ज्ञान आपको कोई गुरु भी नहीं देता जितना बड़ा ज्ञान आपको एक छोटे से पिंपल से मिल गया। अगले दिन जब अशोक डिम्पल से बात कर रहा होता है, कल शादी में मिस अहमदाबाद के बाद सब मिस गाजियाबाद यानी तुमको ही देख रहे थे। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं? क्या करूं मैं तो कहती हूँ कि घर का कोई काम कर या फिर बाहर अपने लिए कोई काम ढूंढ ले। है? क्या कहा माँ जी? हाँ जी, सुंदरता का क्या है? कल तूने मिस अहमदाबाद से मात खाई, आगे कोई मिस हैदराबाद आ जाएगी या मिस फैजाबाद आ जाएगी, इसलिए काम पर ध्यान दो। हाँ। और कुछ महीनों बाद, अरे बहू, काम करने के बाद तू सुंदर नहीं, अति सुंदर हो गई है। बेटा, तेरी जब कमाई बढ़ जाएगी, कम से कम तब तो मुझे तू लेने आ जाना। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। चलो भी अब, कितना लेट कर दिया है,
टैक्सी इंतजार कर रही है बाहर। हाँ हाँ चलो। सुनील और कीर्ति चले जाते हैं और उषा उन्हें जाता हुआ देख उदास हो जाती है। तभी वहां निशा आ जाती है। अपनी सास को उदास देख निशा उनके पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? आप तो बहुत सगा बेटा करती थी। आपके सगे बेटे ने तो आपको छोड़ दिया और चले गए अपनी अलग गृहस्थी बसाने। देख बहू, मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि जब उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। हाँ, ये भी देख लेंगे कि वो लोग आपको वापस लेने आते हैं या नहीं। तब तक तो आप भी यहीं हो और मैं भी। उषा अपने बेटे के ना होने से बहुत ही उदास रहने लगती है। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। सुनिए जी, मम्मी जी ने आज भी कुछ नहीं खाया। जब भी खाने के बारे में पूछती हूँ तो कह देती हैं भूख नहीं है और अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। ये सुनकर ऋषभ अपनी माँ के पास खाना लेकर जाता है। माँ, सुनील बेटा आ गया तू? ओह, तू है। माँ, मैं खाना लाया हूँ, खा लीजिए प्लीज। आप ऐसे भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, ले जा तू खाना। ठीक है, फिर जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी नहीं जाने वाला यहाँ से। अरे तू क्यों जिद करता है? कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे मम्मी जी, आप खा भी लीजिए ना। ये कितने प्यार से आपको खिला रहे हैं, उसकी तो कदर कर लीजिए कम से कम। अरे तू क्यों बीच में हमेशा अपनी टांग अड़ाती है? ठीक है, लाओ दे दो। कम से कम खाने के बाद तुम दोनों तो इस कमरे से जाओगे। उषा खाना खा लेती है और ऋषभ और निशा ये देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, कम से कम माँ ने खाना तो खा लिया। उषा एक दिन सुनील को फोन मिलाती है। हेलो बेटा सुनील, तू घर मिलने आ जाना बहू को लेकर। कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है माँ, ऑफिस में बहुत काम है, टाइम मिला तो आ जाऊंगा। सुनील फोन काट देता है। हेलो सुनील बेटा। सुनील की बात सुनकर उषा उदास हो जाती है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। माँ, ये देखो, मैं जलेबी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? उषा जलेबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, जलेबी लाला दे। उषा जलेबियां खा रही होती है और ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है। देखा मम्मी जी, आपका ये कितना ख्याल रखते हैं और प्यार सगे और सौतेले से नहीं आका जा सकता। आपको उदास देखकर ये आपके लिए तुरंत जलेबी ले आए, यही तो प्यार होता है। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है और उषा सोचने लगती है, शायद तू ठीक कह रही है बहू। उषा देखती है कि ऋषभ उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे उसकी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन सुनील और कीर्ति घर पर आते हैं। उषा उन्हें देखकर खुश हो जाती है। और माँ कैसी हो? अरे बहुत अच्छी हूँ। ऋषभ और बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा बहू के साथ। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको माँ? बेटा, फोन पर तूने कहा था कि तुझे बहुत काम है। हाँ माँ, पर मुझे ये भी तो पता था ना कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। ना बेटा ना, मैं तो इंतजार नहीं कर रही थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुनील को ये देखकर अजीब लग रहा होता है कि उसकी माँ ऋषभ से अब बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके आने की उनको कोई खास खुशी भी नहीं होती है। अपनी माँ का ध्यान न पाकर उसे थोड़ी सी जलन महसूस होती है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, साड़ी तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, अच्छी है साड़ी तो। अच्छी है तो फिर आप आज इसे पहनो और फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। बेटा, ऋषभ ने भी मुझे साड़ी दी थी, आज तो मैं वही पहनूंगी। तेरी दी हुई साड़ी फिर कभी पहन लूंगी। सुनील को अब बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी माँ का ध्यान फिर से कैसे वो अपनी तरफ खींचे। रात हो जाती है और उनके जाने का वक्त आ जाता है। माँ, चलो अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। कीर्ति ये सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सासू माँ को लेने थोड़ी ना आए थे। अरे तुम चुप हो जाओ। माँ चलो जाओ, अपना सामान बांध लो। आप मेरे साथ आ रही हो,
मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे पर बेटा, तेरी तो तनख्वाह कम है, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे मुझ पर बोझ नहीं हो माँ, बस आप चलो ना, मैं लेकर ही जाऊंगा आपको। नहीं बेटा, अब मैं नहीं आना चाहती। मैं तो अब ऋषभ और बहू के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर ऋषभ चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाली अब। माँ, अब सच में नहीं जा रही? नहीं बेटा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगी अब, और जो प्यार मैं तुझे नहीं दे पाई वो सब दूंगी बेटा। ऋषभ और उसकी माँ गले मिलते हैं और निशा खुश हो जाती है।